रहबर FRU टीवी में हम आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मैं हूँ ज़मीर अहमद कादरी। आज डिबेट में हमारे साथ नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के रियासत के नायब सदर प्रोफेसर परवेज़ आलम कादरी साहब मौजूद हैं, जो मेरे वार्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारा मौजू है, कल जो इम्तियाज़ जलील साहब ने कामगार दफ्तर जाकर कुछ शॉप्स होल्डर्स के साथ इंसाफ की बात की, और आप जानते हैं कि कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानें खुल गई थी और उन दुकानों को गवर्नमेंट की जानिब से सील किया गया था। उसमें कारपोरेशन ने भी मदद की थी, पुलिस इंतज़ामिया भी मुलविस थी, साथ में जो कामगार विभाग है, जो मुलाजिमीन को, मज़दूरों को मुलाजमत देता है, जो गवर्नमेंट का एक शोबा है, उस शोबे के तहत इन्हें सील किया गया था। ख़ास बात यह है कि कल से लॉकडाउन ख़त्म होने का जब ऐलान हुआ और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, 2 बजे तक हुकूमत ने है तो मंजूरी दी कि आप दुकानें खोल सकते हैं। उस वक्त जब ये सील दुकानें थी, जो दुकानें सील की गई थी, वो तमाम लोग कामगार दफ्तर पहुँचे। तब उन्हें बताया गया कि फ़ी दफ्तर, फ़ी स्क्वायर सेंटीमीटर 200 रुपये आपको अदा करना पड़ेगा। यानी छोटी से दुकानदार भी जो होगा, उसको अपनी सील खुलवाने के लिए 25 से 50 हज़ार रुपये लगेंगे। यानी 200 स्क्वायर फीट, यानी जो साइज़ होगा उस साइज़ के हिसाब से उन्हें जुर्माना देना होगा। तो कई बड़ी दुकानदारों को 1 लाख से 50 हज़ार रुपये जुर्माना हो रहा था। वो तमाम लोग मिलकर औरंगाबाद के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब के पास पहुँचे और उन्होंने बताया कि हम पहले ही लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं, कारोबार ठप है, रमज़ान का सीज़न चला गया है और हुकूमत की जानिब से ये जो दुकानें सील की गई है, अगर इतनी बड़ी वो रकम भरेंगे तो भरे कहाँ से। इसमें ऐसे भी दुकानदार शामिल हैं जो किराए से दुकान लेकर अपना पेट पालते थे। एक तो उन्हें दुकान का किराया भी देना है और हुकूमत की ये सील भी तुड़वाना है। वैसे ही हुकूमत ने पहले है तो उन्हें फ़ाइन भी किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इम्तियाज़ जलील साहब कामगार दफ्तर पहुँचे और वहाँ के जो ज़िम्मेदारान थे उनसे बात की, तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इंतज़ामिया ने जो गाइडलाइंस बनाई है, गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस बनाई है, उसके हिसाब से आपको पैसे भरना पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इतनी रकम तो नहीं भर सकते, क्योंकि कोई भी व्यापारी, शहर के तमाम व्यापारी वहाँ पर मौजूद थे, जो दुकानें सील थी वो लोग मौजूद थे। सब ने मांग की और बहरहाल इम्तियाज़ जलील साहब की एक शानदार नुमाइंदगी हमको देखने को मिली और उन्होंने वहाँ पर इंतज़ामिया को मजबूर कर दिया कि आप जो 200 रुपये की बात कर रहे हैं, वो 10 रुपये के हिसाब से फ़ी स्क्वायर फीट लोग भरेंगे। और वैसा काम हुआ और दुकानें शुरू हुई, उनका इस्तकबाल भी हुआ। इस दौरान जहाँ पर ये मामला जारी था कामगार ऑफिस में, वहाँ थोड़ी बहुत बहस भी हुई। और जब इम्तियाज़ जलील साहब ने ये सवाल किया कि यहाँ की जो एक मिठाई घर थी, मिलन मिठाई, जिसका सील तोड़ दिया गया था, उसका सील किसने तोड़ा, इस बात को लेकर उन्होंने जब सवाल उठाया तो कुछ अफसरान तलमला उठे, इंतज़ामिया भी तलमला उठी और उन्हें ये एहसास होने लगा कि ये जो रुकने पार्लियामेंट है, इसकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और ये अवाम के लिए लड़ रहा है, लिहाजा क्यों ना उस पर गुनाह दाखिल किया जाए। आज इसी मौजू पर हम प्रोफेसर परवेज़ आलम कादरी साहब से सवाल करेंगे, क्या लोगों की नुमाइंदगी करना, लोगों के इंसाफ के लिए एक खासदार का लड़ना, क्या ये क़ानून की पामाली है? क्या यह सरकारी काम में अड़थड़ा पैदा करने वाली कलम है? जिस तरह की है तो कार्रवाई की। आपकी नज़र में हुकूमत ने, कामगार विभाग ने जो कंप्लेन की इम्तियाज़ जलील साहब और दुकानदारों के ख़िलाफ़, क्या वो मुनासिब है? ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों का मुझे बुलाया, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़मीर साहब जो पहले बहुत मशहूर कारपोरेटर में सबसे मशहूर एक कारपोरेटर जाने जाते हैं, और इनके चैनल पर मैं आया हूँ और मैं आपको ये बता दूँ कि ताज्जुब की बात ये लग रही है कि औरंगाबाद जो मराठवाड़ा का एक राजधानी माना जाता है साहब, और ये जो आप 2 साल से जो हालात देख रहे हैं, अवाम की वजह से आज देश है। जब अवाम ही देश से नाराज़ रहेंगी, हुकूमत से नाराज़ रहेंगी या वहाँ के शासन से नाराज़ रहेंगी, तो वो शासन किस काम का? सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जब तुम पब्लिक के लिए, जनता के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, जो व्यापारी वर्ग के पास, जहाँ पर हर दुकानदार के पास
तुम्हारे रहने वाले शहर के कितने बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पर, 50 कर रहे हैं, कई 100 कर रहे हैं, कई 10 कर रहे हैं, तो वो रोजगार उस दुकानों से मिल रहा है। और वो रोजगार को तुम 2 साल से देख रहे हैं कि भाई इतनी बेकारी बढ़ रही है और वो दुकानदार उनको रोजगार दे रहे हैं। तुमने तो उनको और सहूलत देना चाहिए और उल्टा आप उन पर फाइन कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए ऐसे प्रशासन को और ऐसे आयुक्त को भी शर्म आना चाहिए कि उन्होंने तो ये तो नौबत आना भी नहीं चाहिए था खरीदार के हद तक जाने तक। क्या कर रही है प्रशासन? उन्होंने तो पहले ही उनको देखना चाहिए था कि 2 साल से लोग कंगाल हैं, हमारे पास व्यापार नहीं है, पैसा नहीं है, फिर भी आज वो उनके पास वर्करों को पैसे दे रहे हैं, कैसे भी एडजस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद भी आपने उन पर जो फाइन लगाया, ये तो इतनी शर्म की बात है कि 200 रुपये स्क्वायर फीट पर लगाया गया है, जबकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। और उसके बाद 200 स्क्वायर फीट में कौन से नियम और कौन से रूल के हिसाब से और कौन सी घटना के हिसाब से ये जो 200 रुपये लगाया गया था, तो मेरे को ताज्जुब ही हो रहा। इतने पढ़े लिखे ऑफिसर वहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने तो पहले सोचना चाहिए कि भाई 2 साल से ये परेशान है, इनके पास पैसा नहीं है। और इसमें तो इम्तियाज़ जलील साहब तो मैं बोलूँगा शेर नहीं और बड़ा दर्जा देना चाहिए इनको, कि इन्होंने जब कहा कि भाई 1 जून से हम औरंगाबाद में पूरे दुकानें खुलवा देंगे, तो मैं ये कहता हूँ कि ये औरंगाबाद का ही मैसेज गया, ये इनकलाब औरंगाबाद से पैदा हुआ कि पूरे महाराष्ट्र में पूरे दुकान गवर्नमेंट को खोलना पड़ी और आज बेकारी दूर हुई, नहीं तो वरना बीमारी से कम और भूखमरी से ज़्यादा लोग मरने वाले थे इसमें। ये भी सोचना चाहिए प्रशासन क्या कर रहा है। आज तुम कलेक्टर तहसीलदारों की बात करते हैं, उनकी पेमेंट 1-1, 2-2 लाख के ऊपर है। उनको अगर तुम 10 महीने भी पेमेंट नहीं दिए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो मजदूर जो है, जो 300-400 रुपये कमाता है, उनके लिए इम्तियाज़ साहब ने जो काम किया है, मैं तो बड़ा बहुत बढ़िया काम है और इस पर उनको तो तारीफ करना चाहिए और पूरा सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो बड़ा शिवसेना भाजपा के आमदार ने भी उनका करा, क्योंकि तुम भी जनता की वजह से चुनकर आए हुए हैं। तुमको जनता ने वोट दी थी, इसलिए तुम चुनकर आए, तुम आमदार बने। और एक खासदार साहब है, उनको भी शर्म आना चाहिए। अरे भाई तुम नहीं कर रहे तो कम से कम दूसरा एक आदमी एक्टिव जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जो अपने खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पब्लिक जनता के लिए, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, और उनको तुम कह रहे हैं। नहीं, वो परवेज़ भी वो खासदार नहीं है, वो माजी खासदार है। दरअसल वो अपने आप को अब भी शायद चुना हुआ समझते हैं, अपने लेटर पैड पे भी है तो खासदार लिखते हैं। दरअसल वो दिमाग का जो भूत था वो अभी निकला नहीं। कल भी जो वो हरकतें कर रहे थे, तो मुझे कल वो हरकतें उनकी देख के कि शटर खोल रहे थे और शटर खोलकर जय भवानी बोल के नारा लगा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि यार इनका ज़हनी तवाज़ुन अब ठीक नहीं है। बेचारों को वो शिकिश जो थी, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो शिकिश दी थी वो बर्दाश्त नहीं हो रही। खैर, मैं जो परवेज़ भी आपसे जो बात करना चाह रहा था, क्या लोगों के लिए नुमाइंदगी करना, लोगों के लिए लड़ना, क्या कानून की खिलाफ वर्जी है? अजीब बात है कि हमारे अफसरान एक ऐसे लीडर के ऊपर है तो एक ऐसा मुकदमा दर्ज करते हैं जो सरकारी काम में अड़थला, जो दिफात है उसके अंदर जो FIR हुआ है कल, 353 जो दिफा है उसमें इससे साफ जाहिर होता है। आप देख रहे हैं कि इम्तियाज़ जलील खुद एक नशिस्त पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि कौन से कानून के तहत तो मैं तो 200 रुपये स्क्वायर फीट से है तो इनको फाइन कर रहे हैं। तो क्या ये कहना सरकारी काम में, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये जो अधिकारी वर्ग है ये किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, क्योंकि मालूम है कि भाई एक ऐसा काम जो इनके खुद दिमाग में बात नहीं आ रही कि भाई जनता का, तुम जनता के जो प्रतिनिधि है, तुम जो बोले कि मैं प्रतिनिधि हूँ, तो प्रतिनिधि कैसे, तुम जब जनता का तुम काम ही नहीं कर रहे, पूरी जनता एक तरफ है। वो तो फ्रांस के इसी मामला हो गया, 4% लोग, फ्रांस में जो बादशाह था 14 वालों, वहाँ पर वो 4% लोगों को अपने साथ रखते थे और 96% लोग जो है तो भूखमरी से मरते थे। उनको ये नहीं मालूम था फिर वैसा फ्रांस का जैसा इनकलाब आना चाहिए कि फिर यहाँ पर अच्छा इम्तियाज़ साहब ने बहुत बढ़कर काम किया ये, पर उनको तो और अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको ये तो प्रेशर में डाल के जो अधिकारी वर्ग काम करे। लेकिन इम्तियाज़ साहब के पीछे आज पूरी जनता है और आगे भी रहेंगी। वो जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और उनको जो बीच में जो जिसको हम कहेंगे जो जख्मी शेर बोलेंगे, जो शेर भी नहीं बोलना चाहिए, वो जख्मी लोग हैं, तो ये समझ रहे हैं कि भाई आज भी हमको उनको रात में नींद भी नहीं आ रही होंगी, वो उठते सुबह तो अपने आप को खासदारी बोलते होंगे शायद। लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि जनता आप काम वालों को वोट देने वाली है, जनता अब समझ गई तुम्हारे जितने भी ढोसले बातें हैं, तुम सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने का आस्ते तुमने काम किए, लेकिन आज सही रिप्रेजेंटेटिव किसको कहते हैं,
जनता की आवाज़ कैसी उठाई जाती है, ये आज इम्तियाज़ साहब ने बता दिए है। नहीं, दरअसल परवेज़ भी उसमें तालीम का बहुत बड़ा रोल रहता राइट, बिल्कुल सही है। बात। किसी भी फील्ड में अगर कोई तालीमी याफ्ता याफ्ता होना बहुत आदमी ज़रूरी अगर है। अपना कायद बनता है, हाँ, पढ़ा लिखा बिल्कुल आदमी सही अपना बात। कायद बनता है, और ख़ासतौर पर जर्नलिस्ट, एक ऐसा जर्नलिस्ट जो है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आता है और नेशनल टीवी से अगर है तो अपनी बात रखता है और उसका बोलने का अंदाज सबसे निराला है, टू दी पॉइंट बात करता है। आईएएस ऑफिसर भी ये सोचता है कि इम्तियाज़ जलील से अगर बात करेंगे तो कोई ऐसा ना हो कि कहीं अपन फंस जाए, क्योंकि वो सवालात करते हैं। बहरहाल परवेज़ आलम कादरी साहब ने बहुत बेबाकी से अपने कुछ चंद सवालों का जवाब दिया। हम जाते जाते इतना कहेंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब, आपको एक पुलिस केस या 2 पुलिस केस होने से कोई फिक्र की बात नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, मुक़द्दर के सिकंदर है। जहाँ तक हमारे खैरे साहब की बात है, 30 साल तक उन्होंने यहाँ पर इख्तियार किया, इस शहर को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बांट रखा था। आपने आज मुसलमानों के साथ साथ अदर कास्ट की भी मोहब्बत हासिल कर ली है। आपको हर फ़िरक़े के लोग आपको अपना ख़ासदार मानने लगे हैं। इससे पहले जो ख़ासदार थे उन्हें सिर्फ एक फ़िरक़े के लोग ख़ासदार मानते थे। दूसरा फ़िरक़ा जो ग्रीन बेल्ट था, उन्होंने कभी इसको तस्लीम नहीं किया था, क्योंकि इसकी ज़बान में वो जहर था, फ़िरक़ा परस्ती थी जो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। आपकी ज़बान में जो मोहब्बत है, जो खुलूस है, जो प्यार है, हम आपके साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आपकी इन काविशों से मुझे पूरा यकीन है कि इंतज़ामिया के जो अफसरान, जो कामगार अधिकारी हो या औरंगाबाद के ज़िला कलेक्टर हो या और कोई बड़ा ऑफिसर हो, ये जो हरकतें कर रहे हैं दरअसल इनके पास से नहीं हो रही है, वो उनके आखाओं के पास से हो रही है, जिन्हें ये खौफ है कि इम्तियाज़ जलील मुस्तक़बिल में महाराष्ट्र में बहुत बड़ी शख्सियत बनने वाला है। ये खौफ उन्हें सता रहा है और वो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि इम्तियाज़ जलील दबने वालों में से नहीं है। खुदा हाफिज़, फिर मुलाकात होगी।